तीन गरीब बहू का जादुई दर्पण। पंडित जी, ये आप मेरे बेटों के लिए कैसे रिश्ते लेकर आए हैं? मेरे बेटे क्या अब इन लड़कियों से शादी करेंगे? मेरे बेटे इतने होनहार, पढ़े लिखे और हैंडसम हैं, इसलिए मुझे मेरी तीनों होने वाली बहुएं भी सुंदर और अमीर चाहिए। अरे बहन जी, आप तो गुस्सा हो गईं। मुझे बस थोड़ा समय और दीजिए। आपने जैसी कहा है वैसी ही लड़कियों का रिश्ता मैं आपको लाकर दूंगा। कल्याणी देवी का परिवार शहर के सबसे रईस परिवारों में से एक था। कल्याणी को अपने पैसे और रंग रूप पर बहुत घमंड होता है और उसी के साथ अपने तीनों बेटे कार्तिक, अमर और सौरभ पर भी। लेकिन ऐसा कल्याणी के तीनों बेटों के साथ नहीं था। जहां कल्याणी गरीबों को अपने पैर की जूती समझती है, वहीं कल्याणी के तीनों बेटे स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं। कल्याणी अपने तीनों बेटों के लिए सुंदर और अमीर पत्नियां लाना चाहती थी, लेकिन कल्याणी के तीनों बेटों को रोमा, रश्मि और रुबीना नाम की तीन गरीब लड़कियों से प्यार होता है। आपकी माँ इस शादी के लिए नहीं मानेगी। वो भले ही रोमा को अपना भी ले, लेकिन मुझे और रुबीना को कभी भी नहीं। जहाँ एक तरफ रुबीना सांवली है, वहीं मैं गंजी हूँ। मेरे सर पर 2-4 बाल के अलावा बाल ही नहीं हैं। तुम लोगों की बात ठीक है कि माँ इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए आज ही हम तीनों एक दूसरे के साथ मंदिर में शादी कर लेते हैं। इस शादी के बाद माँ को तुम तीनों को एक्सेप्ट करना ही होगा। अमर की बात सुनकर सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद तीनों भाई अपने अपने प्यार से मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद तीनों भाई अपनी पत्नियों को अपने घर ले आते हैं। तुम तीनों ने ये क्या कर दिया? अरे तुम जानते भी हो तुम्हारी इस गलती से पूरे शहर में हमारे परिवार की कितनी थू होगी। लोग हंसेंगे हम पर कि कल्याणी देवी की तीनों बहुएं इतने गरीब परिवार से हैं। मैं इन तीनों को अपने घर की बहू कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। जितना खर्चा इन तीनों के परिवार का महीने भर का होगा, उससे ज्यादा खर्चा एक दिन का मेरे टॉमी का होता है। माँ, आप शायद भूल रही हैं, अब ये तीनों हमारी पत्नी हैं और हम इस घर को छोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों को नहीं। इसलिए हम तीनों इनके साथ ही जा रहे हैं। अपने तीनों बेटों के घर छोड़कर जाने की धमकी से ना चाहते हुए भी अपनी तीनों गरीब बहुओं को कल्याणी अपना लेती है। लेकिन कल्याणी हमेशा अपनी बहुओं को ताने देती और उन्हें परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। अरे ओ टकली, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी दूसरे कमरे में भी पोछा लगाना है। और तू काली, जल्दी जल्दी बर्तन धो। बर्तनों में एक दाग भी नहीं रहना चाहिए। पता चले कि अपनी काली सुंदरता की तरह मेरे बर्तनों में भी काले दाग छोड़ दे। और तू महारानी, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतनी धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है? जल्दी से सारे काम खत्म करो, वरना अंजाम तो तुम तीनों जानती हो। तीनों बहुएं बहुत सीधी सादी होती हैं, जिसके चलते वो तीनों अपनी सास से काफी डरा करती थी और अपनी सास की सारी बातें मानती। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। तुम तीनों पहली बार इतनी दूर जा रहे हो, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। अरे हाँ माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे, आप भी अपना ख्याल रखना। कार्तिक, अमर और सौरभ तीनों शहर से बाहर जा रहे थे, जिसे देखकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं अब कल्याणी अपनी बहुओं पर और अत्याचार करना शुरू कर देती है और बातों बातों में उन्हें मारने लगती है। शादी को 1 साल होने को आया है और तूने अभी तक मुझे एक पोता भी नहीं दिया। तुम लोगों की शक्ल सूरत तो है नहीं, ना ही अमीर हो। दहेज में तो तुम तीनों एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर आई हो। कम से कम मुझे दादी बनने का सुख तो दे दो। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? आप क्यों हमेशा हमें हमारी गरीबी को लेकर ताने देती हो और हम पर अत्याचार करती हो? आपके तीनों बेटों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर उन तीनों को गलती से भी इस बारे में पता चल गया तो वो तीनों कभी आपको माफ नहीं करेंगे। अच्छा, अब तुम तीनों मुझे धमकी दे रही हो? अरे तुम तीनों को तो मैं शरीफ समझती थी, लेकिन तुम तीनों तो आस्तीन का सांप निकली। अब तुम तीनों इस घर में नहीं रह सकती। मैं अब अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी की लड़कियों से करवाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? कल्याणी अपनी बहुओं की एक नहीं सुनती और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद तीनों बहुएं रोते हुए एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं कि तभी वहाँ उनके पास एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। अरे बेटिया, तुम तीनों रो क्यों रही हो?
कोई परेशानी है क्या तुम तीनों को? अम्मा के पूछने पर रोमा उन तीनों पर बीती सारे अत्याचारों की कहानी बयां कर देती है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद करूं, लेकिन मेरे पास ये दर्पण है। इस दर्पण को जैसे ही तुम दीवार पर लगाओगे तो ये दर्पण धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और इस दर्पण के सामने तुम जो भी मांगोगे वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम तीनों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो बूढ़ी अम्मा उन तीनों को वो जादुई दर्पण देकर वहां से चली जाती हैं और वो तीनों उस दर्पण को लेकर अपने घर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उन तीनों के पति आ चुके हैं। कल्याणी जैसे ही अपनी तीनों बहुओं को वापस घर में देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन अब उसके तीनों बेटे वापस आ जाते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहती। तीनों बहुएं दर्पण को अपने कमरे में ले जाती हैं और दीवार पर लगा देती हैं। हे जादुई दर्पण, मेरी मदद करो। माँ जी और सब मुझे गंजी कहकर चिढ़ाते। अपना जादू दिखाओ और मेरे सर पर बाल ले आओ। रश्मि के कहते ही उस जादुई दर्पण से रोशनी निकलती है, जिससे रश्मि के सर पर बाल आ जाते हैं, जिसे देख अब रुबीना उस जादुई दर्पण के सामने जाती है। जादुई दर्पण, सब लोग मेरे इस काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। अपना जादू दिखलाओ और मेरे इस काले रंग से मुझे छुटकारा दिलवाओ। रुबीना देखते ही देखते गोरी हो जाती है, जिसे देखकर रोमा भी अब जादुई दर्पण के पास जाती है। जादुई दर्पण, मुझे इस बांझ के ताने से बचाओ और मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त करवाओ। रोमा के इतना कहने पर उस जादुई दर्पण से रोशनी निकलती है, लेकिन रोमा को कोई फर्क महसूस नहीं होता कि तभी रोमा, अब तुम गर्भवती हो और हर औरत की तरह तुम भी 9 महीने बाद अपने गर्भ से एक शिशु को जन्म दोगी। सच में? लेकिन मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं है। रश्मि के सर पर बाल आ गए और रुबीना भी गोरी हो गई, लेकिन मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं? जब तक मैं टेस्ट नहीं कर लेती मुझे यकीन नहीं होगा। रोमा अगले दिन प्रेगनेंसी किट से चेक करती है और प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव साइन देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तीनों बहुएं खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सास उन्हें देखती है तो वो हैरान हो जाती है। तेरे सर पर अचानक बाल कैसे आ गए? वो भी इतने घने और लंबे, और तू इतनी गोरी कैसे हो गई? और तू कह रही तू प्रेग्नेंट है? अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब तुम तीनों जादूगरनी हो और जानबूझकर मेरे बेटों को फंसाया है। बताओ मुझे, क्यों आई हो मेरे घर में? माँ जी, ये क्या कह रही हैं? हम तीनों जादूगरनी नहीं है, और जादू से ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आ सकता है? क्या पता तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो, और तू इस पाप को मेरे बेटे का बच्चा कह रही है। जब तक मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाती तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। जी माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। कल्याणी जबरदस्ती रोमा का डीएनए टेस्ट करवाती है, जिसमें लिखा होता है कि रोमा की कोख में पल रहा बच्चा कार्तिक का है। लेकिन कल्याणी को इस बात पर यकीन नहीं होता। जादुई दर्पण हमेशा देखता था कि कैसे तीनों बहुएं हमेशा रोती रहती हैं, इसलिए एक रात जब कल्याणी सो रही होती है तभी उस जादुई दर्पण से एक आवाज आती है जो कल्याणी को नींद से उठा देती है। उठ जाओ कल्याणी देवी, उठ जाओ। अपनी बहुओं की नींद हराम करके तुम चैन से नहीं सो सकती। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो तुम्हारी सारी दौलत, जायदाद और सुंदरता हमेशा के लिए छीन ली जाएगी और तुम अपने ही घर में एक नौकर बन के रह जाओगी। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। उस आवाज से कल्याणी बहुत डर जाती है और अब कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब कल्याणी का स्वभाव बदल जाता है और अब वो अपनी बहुओं से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आयुष्मान और शिवन्या की 2 बेटियां थी, जिनमें से एक का रंग बहुत ज्यादा गोरा था और एक बहुत ही ज्यादा काली थी। आयुष्मान और शिवन्या को अपनी काली बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसे हमेशा अपने परिवार से एक अलग नजरिए से देखा करता था। शिवन्या ने अपनी काली बेटी को पैदा होने के बाद दूध तक नहीं पिलाया था। वह हमेशा उसे अपनी आप से दूर रखा करती थी और जब उसकी सुंदर गोरी बेटी हुई तो उसे हमेशा सीने से लगा कर रखा करती थी। एक तरफ उसकी काली बेटी रो रही होती है तो दूसरी तरफ वह अपनी गोरी बेटी को अपनी गोद में लिटाकर खिला रही होती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
हो मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी प्यारी लगती है सोते हुए भी। इधर शिवन्या अपनी गोरी बेटी को अपनी गोद में सुला रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी काली बेटी पालने में पड़ी पड़ी रो रही होती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर घर की नौकरानी आती है और कहती है, मेम साहब, आपकी बेटी यहाँ रो रही है और जो सो चुकी है आप उसके साथ खेल रही हो। बेटी की बात कर रही हो तुम चंपा? मेरी बेटी तो मेरी गोदी में है और जो वहाँ पर पालने में लेटी है उसे मैं अपनी बेटी स्वीकार नहीं कर सकती। जरा उसका रंग देखो ना, मुझसे मिलता है ना ही आयुष्मान से मिलता है। लेकिन मेम साहब, अस्पताल में आपने ही इस बच्ची को जन्म दिया था और आप ऐसे इसको स्वीकार नहीं कर रही हो। ये तो इस बच्ची के साथ ज्यादती हो गई मेम साहब। पहली बात तो तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और दूसरी बात, जाओ जाकर इस बच्ची को चुप करवाओ। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवन्या अपनी बेटी को नौकरानी के हाथों में सौंप देती है। वहीं चंपा की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते वही शिवन्या की काली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और उसे बड़ा करती है। जैसे ही वो बोलना शुरू कर देती है, वो अपनी माँ शिवन्या और अपने पिता आयुष्मान के पास आने की जब भी कोशिश करती तो वो दोनों उसे अपने आप से दूर कर देते। इसी बात से बचपन से ही मुकुल को बहुत बुरा लगता है। देखते ही देखते अब दोनों बेटियां बड़ी होने लगती हैं और स्कूल जाने लगती हैं। एक दिन मुकुल अच्छे नंबरों से पास होकर 8वीं कक्षा में पहुंच जाती है, जहां मुकुल अपनी माँ शिवन्या के पास आती है और कहती है, माँ, मैं 8वीं कक्षा में पहुंच गई हूँ, मुझे नई किताबें चाहिए माँ, मुझे किताबें दिला दो माँ। शिवन्या उसी समय अपनी सहेली के साथ बैठी होती है, जहां मुकुल को देखकर उसकी सहेली वंशिका कहती है, हे भगवान शिवन्या, क्या ये इतनी काली लड़की तुम्हारी बेटी है? लेकिन आयुष्मान तो बहुत गोरा है और तुम भी गोरी हो, कहीं तुम्हारा किसी और के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? ये बेटी मेरी नहीं है, ये तो नौकरानी की बेटी है। गलती से इसने मुझे माँ बोल दिया। जा बेटी, जाकर अपनी माँ के पास उसकी मदद करवा। शिवन्या बड़ी बेटी मुकुल को नौकरानी की बेटी बता देती है। उसी दिन नौकरानी की एक दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है। पहले मुकुल के पास एक सहारा था, लेकिन घर की नौकरानी के मरने के बाद मुकुल बहुत ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी। वहीं शिवन्या ने मुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी थी और अब वह घर के सारे काम भी मुकुल से ही करवाने लगी थी। मॉम, देखो मैंने अपनी ड्राइंग बनाई है, कैसी लग रही है? चिंकी की ड्राइंग बहुत बेकार होती है, लेकिन फिर भी शिवन्या उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे प्यार करने लगती है। ये सब दूर खड़ी हुई मुकुल देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वह अपने मन ही मन सोचती है, काश मेरी माँ और मेरे पिता भी इसी प्रकार मुझे प्यार करते, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इतना काला बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुकुल के ऐसा सोचने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और शादी के लायक हो जाती हैं। इसी के चलते आयुष्मान अपनी गोरी और सुंदर बेटी की शादी की बातें करने लगता है। देखो शिवन्या, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि समय पर इनकी शादी हो जाए किसी अच्छे परिवार में, और मैंने परिवार भी ढूंढ लिया है। कल चिंकी और मुकुल को देखने वाले आ रहे हैं, तुम सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सारी तैयारियां अच्छे से कर लूंगी। अरे हमारी चिंकी इतनी सुंदर है ना, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। शिवन्या ऐसा कहकर चिंकी को प्यार करने लगती है। ऐसे ही अगला दिन जब आता है तो शिवन्या सारे काम बेचारी मुकुल से करवाती है। मुकुल घर के साफ सफाई से लेकर सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है। जैसे ही चिंकी को देखने के लिए मायावती उनके घर आती है तो मायावती को चिंकी से ज्यादा मुकुल बहुत पसंद आती है, क्योंकि मुकुल सभी काम में परफेक्ट होती है। बेटी, तुम कितनी देर से काम कर रही हो, आओ यहाँ बैठो और कुछ खा पी लो। कुछ खा नहीं सकती, नवरात्रि चल रही है और मेरा नवरात्रों का व्रत है। ये सुनकर मायावती और भी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके चलते वो शिवन्या और आयुष्मान से अपने बड़े बेटे का रिश्ता मुकुल के लिए ले लेती है और अपने छोटे बेटे का रिश्ता चिंकी के लिए ले लेती है। आयुष्मान और शिवन्या को अपनी बेटी चिंकी की खुशी के चलते रिश्ता पक्का करना पड़ता है और दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी के बाद मुकुल अपने ससुराल में पहले दिन पर अपने मन में सोचती है, मायके में भी किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, शायद ससुराल में भी कोई मुझे मेरे रंग रूप की वजह से प्यार नहीं करेगा। यहाँ मुकुल ये सब सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ मायावती अपनी सहेली ललिता से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों में इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए बहू कौन सी सही होगी। ये तो दोनों बहू को रखने से ही पता चलेगा।
देख मायावती, तुझे अपनी दोनों बहू की परीक्षा लेनी होगी। इसी के चलते तुझे ये पता चल जाएगा कि तेरी कौन सी बहू काबिल है। मायावती ललिता की बात सुनकर शुरू के कुछ दिन अपनी दोनों बहू को परखती है। वो दोनों को बराबर बराबर का काम देती है। ऐसे न मुकुल, आज तुम घर का खाना बना लेना और घर की डस्टिंग कर देना, और चिंकी तुम सारे घर की साफ सफाई करो, बर्तन भी धो देना, और थोड़े से कपड़े रखे होंगे उन्हें भी धो देना। ओह माय गॉड, इतना सारा काम आपको पता है? मैंने कभी नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि काम करते कैसे हैं। तो ये काम वगैरह तो मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक वापस लौट आऊंगी। चिंकी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मुकुल अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, मुझे तो घर के काम करने की आदत है। मुकुल ऐसा कहकर घर के सारे कामों में लग जाती है। वहीं घर के सारे काम करने के बाद उसका देवर चिराग उसके पास आता है और कहता है, भाभी, मुझे रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, क्या आप मेरे लिए मैगी बना सकती हो? हाँ क्यों नहीं, बताओ आपको कौन सी वाली मैगी खानी है, चीज वाली मैगी या फिर वेजिटेबल मैगी? मुझे दोनों का कॉम्बो बनाकर दे दो। मुकुल वेजिटेबल्स के साथ चीज मैगी बनाकर अपने देवर को खिलाती है। चिराग उसकी बहुत तारीफ करता है। वहीं रात को डिनर के वक्त सभी लोग टेबल पर खा रहे होते हैं, जहां मुकुल सबको सर्व कर रही होती है। तभी सास मायावती अपनी बड़ी बहू को कहती है, मुकुल बहू, तुम क्यों नहीं हमारे साथ खाना खा रही हो? चलो यहाँ बैठो और खाना खाओ। माँ जी, नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने व्रत रखे हैं, जब तक मैं नौमी नहीं पूजूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुकुल की भक्ति, श्रद्धा और समझदारी और उसका बर्ताव देखकर मायावती अपनी बड़ी बहू से बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ वो रोजाना उसे पूजा पाठ करते हुए देखती है, और आखिरी दिन जब काली बहू नवरात्रि की पूजा कर रही होती है तो उसी दिन चिंकी अपनी सहेलियों के साथ ड्रिंक करके घर पर आ जाती है। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। चिंकी नशे की हालत में होकर अपनी बड़ी बहन से कहती है, तू काली कलूटी कहीं की मेरे पीछे पीछे इस घर के अंदर आ गई? अरे तू तो इस घर के अंदर रहने के लायक ही नहीं है। चल निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तेरी वजह से कोई मुझे इस घर में नहीं पूछता। इससे अच्छा तो मेरे मायके में मेरे माता पिता है, जो 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। तभी वहां मायावती आती है और चिंकी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारे माता पिता सिर्फ तुम्हारे गोरेपन से तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मुकुल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हर एक काम में तुमसे ज्यादा परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जिससे कोई तुम्हें पसंद कर सके। मायावती के ऐसा कहने पर चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहन मुकुल से माफी मांगती है। इसके बाद वो नहा धोकर आती है और अपनी बहन की नौमी पूजने में उसकी मदद करती है। शुरू से आपको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, सारा प्यार तो मैंने ही ले लिया था। आप हमेशा अकेली रही और यहाँ भी मैंने यही सोचा कि सबका प्यार मुझे मिले, लेकिन आप इस प्यार के हकदार हो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना दीदी। पगली, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मुकुल अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें एक ही ससुराल में खुशी खुशी रह